तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक, दुधारू पशुओं में जेब नहीं डालने की समस्या और निदान, ज्यादा पैदावार के लिए गन्ना पेड़ी फसल लेने के लिए आवश्यक प्रबंधन। अपने प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं वो इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु उन्नत किस्मों के चयन, सही मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग एवं उन्नत बुआई तकनीक को अपनाना होता है। तभी आप भिंडी की फसल से अधिक उपज और लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से करें भिंडी की खेती, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर दीपा शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भिंडी जो है अधिकतर हमारे निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जाती है और साल में हम इसका 2 बारी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा की ऋतु में। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाने का समय है फरवरी मार्च में ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में हम इसे मार्च से लेकर जून तक लगा सकते हैं और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बर्फ पड़ती है इसे हम अप्रैल से लेकर मई तक लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप उन्नत किस्मों का चयन करके अधिक उत्पादन ले सकें। भिंडी की उन्नत किस्में हैं हमारे पास, पूसा साबनी है, हरभजन और P8। इसमें हरभजन की एक विशेषता है कि यह जो हमारे पास भिंडी में पीला मोज़ाइक रोग आता है उसके लिए यह प्रतिरोधी किस्म है। और जब हम इसकी बीज की मात्रा की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जो हमारी फसल है उससे जो हमने उत्पादन लेना है उसके लिए जो हमारा बीज की मात्रा है वह रहती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 15 से 20 किलो हमने लगानी है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति की जाए। तो कितनी मात्रा में दिया जाए खाद उर्वरक, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की सबसे अच्छी बुआई विधि है द्विपंक्ति, क्योंकि इस विधि से बुआई करने से पानी की बचत के साथ साथ कृषिगत कार्यों को करने में आसानी होती है। इसके अलावा जब हम इसकी दूरी की बात करते हैं, फसल के अंतर की बात करते हैं, तो हमें बिजाई जो करनी है वो पंक्ति में करनी है और जो इसका दूरी है पंक्ति में वो होनी चाहिए 45 से लेके 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की जो दूरी है वो कम से कम आपकी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आपका बीज अंकुरित होने लगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका बीज निकला नहीं है वहाँ पर आप दोबारा भी उसमें बीज को लगा सकते हैं, बो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी जब बीज निकल आया है तो अगर आप समझते हैं कि घनी आपकी पौध निकल आई है तो आप उसमें बिरला भी कर सकते हैं और उचित दूरी पे पौध निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें निराई गुड़ाई और सिंचाई की, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन की फसल है उसमें कम से कम 2 या 3 बार हमारी जो निराई गुड़ाई है वो पर्याप्त है।
भिंडी में किसान भाइयों हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो कीट है, एक जिसको हम बीटल बोलते हैं, उसकी समस्या आती है। और ये जो कीट है ये फलों जो हमारे पत्ते हैं उनका रस चूसता है और उसमें काफ़ी छेद कर देता है, जिसके कारण जो हमारे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है और जो हमारी उपज है वो कम हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास एक कीटनाशक दवाई आती है जिसे हम कार्बेवेल बोलते हैं। इसका 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। इससे आपका जो कीट है उसकी जो संख्या है वो कम होगी और जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। परंतु इसमें आपने सावधानी ये रखनी है कि जब आप इसका छिड़काव करें उसके कम से कम 10 दिन तक या 10 से या 14 दिन तक आप उसमें से फल ना तोड़ें। अब आती है फसल की तुड़ान की बारी। जब हमने फसल को तोड़ना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फल है, जो हमारी भिंडी है वो मुलायम होनी चाहिए, वो सख्त नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी जो बाज़ार में कीमत है वो कम हो जाएगी। और जब आपने तुड़ान करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको आप चाकू से ही काटें, या क्योंकि अगर हम उसको हाथ से काटेंगे तो हमारा जो पौधा है उसको नुकसान होगा और जो आपने दूसरी फसल उससे लेनी है उसमें आपके कमी आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आपने तुड़ाई करनी है तो उसको ध्यान रहे कि आपकी जो पौधा है उसको नुकसान ना पहुंचे और ध्यान चाकू से ही उसको काटें। जब आपने इसकी पहली तुड़ाई कर ली है उसके कम से कम 3-4 दिन के बाद हमारी दूसरी जो तुड़ान है वो जो हमारी फसल है वो तैयार हो जाती है। और उसमें आपने सबसे विशेष ध्यान यही रखना है कि जो हमारी जो फल है, जो हमारी जो भिंडी है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो रेशा आ जाता है, वो जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कस्टमर है उसको खाने में भी दिक्कत आती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो आपको मंडी में जो उसकी कीमत मिलनी है वो कम हो जाती है। अपने प्रदेश के लगभग सभी किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं में बहुत सी बार जेर नहीं डालने की समस्या देखी जाती है, जिस कारण से पशु के दूध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनके इलाज में पशुपालकों को ज्यादा खर्च भी वहन करना पड़ता है। तो पशुपालक भाई, आप किस प्रकार से पाएं इस समस्या से छुटकारा, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको जानवरों में जेर रुकने की समस्या के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जब कोई पशुपालक पशु पालता है और गाभिन होने के बाद बच्चा देता है पशु, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जेर नहीं गिरती है। तो यदि कोई पशु बच्चा देता है और उसके 12 घंटे तक उसकी जेर नहीं निकलती है, तो ऐसे केसेस को हम जेर रुकने की समस्या में डाल देते हैं। यानी इसके बाद हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसके बाद हमें पशु चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। बस 12 घंटे ही आप इंतज़ार करें। किसान भाइयों, ये सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जेर रुकने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, जेर रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ अनुवांशिकी कारण होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है संक्रमण भी हो जाता है उसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है किसी जानवर में, तो इस कारण जेर रुक जाती है। किसी भी कारण से जेर रुके, लेकिन उसका इलाज उचित समय पर कराना अत्यंत आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि जब जानवर बच्चा देता है तो उसकी बच्चेदानी का मुंह जो है वो फैल जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद अगर जेर नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं बाहर से जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, या जो गंदगी या रोगों के कारक हैं, ये उसके बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं और इस संक्रमण का कारण बनते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो झोला छाप हैं या फिर कोई ग्वाले हैं, उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो है खींच के इसको निकाल दें। तो ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जो बच्चेदानी है इसमें जो जेर है, जेर से ही जानवर जो आपका बच्चा है जो पैदा हुआ है, इसको खून की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की सप्लाई होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खून की मात्रा होती है और अगर बहुत तेज़ी से आप खींचते हैं तो कभी कभी बच्चेदानी फट जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है, रक्तस्राव से जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी योग्य पशु चिकित्सक को बुलाएं और उससे ही अपने जेर को निकलवाएं, तो
तो किसान भाइयों, जैसा कि जैसे जब आपका पशु पैदा हुआ और जेर नहीं निकल रही है, 5-6 घंटे बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी आपके अंदर होने लगती है। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों, आप जो हरेरा बनाते हैं ना, इसी को खिला सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, एक बड़ी भ्रांति है कि दूध जब तक नहीं निकालेंगे जब तक जो है जेर ना गिर जाएगी। तो ये किसान भाइयों सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जब आप दूध निकालेंगे तभी जेर गिरेगी। क्योंकि दूध जब निकालते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जानवर के शरीर से, मस्तिष्क से, और ये ही बच्चेदानी में भी संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो जेर निकलने की प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है। तो किसान भाइयों, एक तो ये भ्रांति अपनी मिटा दें, दूध जरूर निकालें। हाँ, पूरा मत निकालें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दूध जानवरों में अगर पूरा दूध एक साथ आप निकाल लेते हैं तो मिल्क फीवर नाम की समस्या हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, इसके लिए यूट्रोटोन आता है, प्लोटोन आता है सिरप, और भी कई सिरप आते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप लेके पिला सकते हैं। यूट्रोटोन बहुत ज़्यादा सामान्यतः मिल जाता है, तो उसको पहले 200 ml पिला दें और उसके बाद एक दिन छोड़ के 150 ml, फिर 150 ml पिला दें। तो इसको पूरा इस तरह से आप 450 ml की पिपिया ख़त्म कर दें। इससे जेर भी निकल जाती है। दूसरी बात, बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है, बच्चेदानी में संकुचन हो जाता है। यूट्रोटोन में कुछ नहीं है किसान भाइयों, जो आते हैं यही सब है। कुछ किसान भाइयों ने ऐसा भी देखा है कि बांस की पत्तियां खिलाने से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो बांस की पत्तियां भी खिलाई जा सकती हैं थोड़ी मात्रा में। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, गन्ना की मुख्य फसल लेने के बाद दूसरे साल ली जाने वाली गन्ना की पेड़ी फसल से भी अच्छी उपज ली जा सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि दूसरे साल ली जाने वाली गन्ना की पेड़ी फसल का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। परंतु पेड़ी फसल से अधिक उपज लेने के लिए गन्ने की कटाई और कटाई के बाद कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिस पर उचित जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर BS कशाना। गन्ने की पेड़ी फसल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साधारणतः किसान भाई ऐसा मानते हैं कि गन्ने की पेड़ी फसल ब्याज की फसल होती है और उसमें किसी भी प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको सिर्फ काट के और दोबारा बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। मगर किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर हम गन्ने की पेड़ी फसल का भी अच्छे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उससे अच्छी उपज प्राप्त नहीं होगी। अगर हम उसको ढंग से प्रबंधित करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमें पूरी उपज प्राप्त होगी और अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस मुख्य फसल की पेड़ी रखनी हो वह खेत बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से रहित होना चाहिए। साथ ही समुचित पौधे की संख्या आवश्यक है। मुख्य फसल काटने के बाद कई कारणों से पौधे की संख्या कम हो जाती है। पेड़ी फसल में कम से कम 27,000 झुंड हेक्टेयर होना चाहिए। पेड़ी ईख की खेती के लिए उन्हीं प्रभेदों को चुनना चाहिए जिसमें अंकुरन करने एवं कल्ले फूटने की अधिक क्षमता हो। इसके लिए हमें सर्वप्रथम गन्ने की कटाई से उस पर ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी गन्ने की कटाई अपने खेत में कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गन्ना बिल्कुल ज़मीन के स्तर से कटे और बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार के ठूंठ बचे नहीं रहें। अगर उसमें ठूंठ रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाली फसल है उसमें हमें अच्छे गन्ने उससे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने खेत की कटाई के बाद एक बार पूरे खेत का अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहिए और उसमें जहाँ भी ठूंठ दिखाई दें उनको कुल्हाड़ी से या फावड़े से काट देना चाहिए। इसके बाद गन्ने की खेत में काफ़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक अवशेष हैं, वो उपलब्ध रहते हैं। उनका प्रयोग हमें अपने खेत में जैविक खाद के रूप में करना चाहिए और उन्हें जलाना नहीं चाहिए। जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में उपलब्ध हैं उनको एक तरफ करके उसके बाद उसमें जुताई करनी चाहिए और जुताई के बाद वापस उसी खेत में उसको फैला देना चाहिए और उसमें पानी लगाने के बाद अगर 20 से 25 किलोग्राम
यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो पदार्थ सड़ के खाद के रूप में हमारे खेत में प्राप्त हो जाते हैं और उससे हमारी फसल को अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ियों की छटाई एवं मेड़ तोड़ना। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो मुख्य फसल की कटाई जमीन की सतह से ही करनी चाहिए तथा बाद में मेड़ों को तोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से पेड़ी में कल्ले स्वास्थ्य तथा एक साथ निकलते हैं। इसके पश्चात ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी जड़ें कट जाए तथा नई जड़ों को विकसित होने का मौका मिले। किसान भाइयों, मेड़ तोड़ने के बाद पत्तियों के बीच 200 क्विंटल कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद समान रूप से छींटकर देशी हल से जोतकर मिला दे। इस जुताई के साथ साथ 10 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से पेड़ी फसल को शुरू से कीटों से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा पर। किसान भाइयों, पेड़ी फसल में पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद ही रासायनिक उर्वरक का व्यवहार करें। जिस प्रकार से हमने गन्ने की मुख्य फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया था, लगभग उतनी ही मात्रा में हमें जो गन्ने की पेड़ी फसल है उसमें भी पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पड़ती है, जिसके लिए हम आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटास की शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त अपने खेत में मिला देते हैं। इसके पश्चात शेष आधी मात्रा 2 टुकड़ों में 1 महीने बाद और फिर अगले 1 महीने बाद हम अपने खेत में खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा हर स्थिति में 100 दिन की फसल अवस्था से पूर्व हमारे खेत में डाल दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाली जगहों को भरने पर। किसान भाइयों, पेड़ी की सामान्य फसल में ईख की पत्तियों में प्रति मीटर की दूरी पर 3 झुंड होने चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 38,240 झुंड प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। खाली स्थानों की संख्या अधिक होने पर अंकुरित ईख की रोपाई कर दे। खाली स्थान की भराई के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। पहली सिंचाई सूखी पत्तियों को जलाने के बाद पेड़ियों की छटाई कर करे। बाद की सिंचाई 3-4 सप्ताह के अंतराल पर इस प्रकार कुल 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतःकर्षण करना आवश्यक है। ठीक समय पर उचित तरीके से अंतःकर्षण करने से पेड़ी फसल के विकास में काफी सहायता मिलती है। प्रारंभ में 1-2 बार अंतःकर्षण खुरपी से तथा बाद में 3 फारा या 5 फारा हल से करे। मानसून की वर्षा के समय खेत में जल जमाव की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद जुलाई प्रथम सप्ताह में और द्वितीय सप्ताह में जब गन्ने की फसल बड़ी हो रही होती है उस वक्त हमें अपने खेत में बंधाई का कार्य भी करना चाहिए जुलाई और अगस्त के माह में, जिससे कि हमें हवा के कारण से जो फसल गिरने की समस्या है उससे बचा जा सके और हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से अगर हम अपने गन्ने की पेड़ी फसल का ढंग से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर गन्ने की फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत के कृषक मंजीत सिंह ने। यह फसलों के बचे हुए अवशेषों से शोभायमान वस्तुएं कैसे बनाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो मंजीत सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान
भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुखाए गए फूलों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये बेरोजगार युवकों एवं महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का साधन होता जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान विभिन्न फसलों की कटाई करने के बाद उसके बचे हुए अवशेष को फेंक देते हैं, लेकिन इन्हीं अवशेषों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कौन कौन से उत्पादों को किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जिनमें मक्की है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, ये बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम जब इसमें से खाद्यान्न निकाल लेते हैं तो इनके जो अवशेष होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। अगर हम जैसे मक्की की ही बात करें तो इसके जो छिलके हैं और बीज का गुल्ला है, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम बहुत अच्छे कलाकृतियां बना सकते हैं। जैसे मक्की की गुड़ियां हो गई। मक्की की गुड़िया बनाने के लिए आप मक्की के छिलकों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आप रंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीज का सेंटर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रुई चाहिए होती है और मक्की का गुल्ला। इसका बेस बनाने के पश्चात आप इसका सिर अलग से बना लेंगे और धड़ अलग से बना लेंगे। फिर इसमें अलग अलग तरह के कपड़ों से इसकी पोशाक की आप आकृति दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इससे आप मूल्यवर्धित गुड़ियाँ बना सकते हैं जो आप बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मक्की के छिलके से आप कई तरह की साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग रूम वगैरह के लिए ये मक्की की फ्लावर स्टिक्स बना रहे हैं। इसमें पहले मक्की के छिलकों को सुखा लिया जाता है। सूखे हुए छिलके बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। कच्चे और हरे छिलके इसमें प्राय नहीं चलते हैं। इनको हम प्रेस विधि द्वारा सुखाते हैं, मतलब बड़े से किसी लकड़ी के भारी वजन वाली चीज़ के नीचे इसको दबा देते हैं ताकि जो मक्की के छिलके हैं वो सीधे रहे। इसमें हम प्राकृतिक रूप का ही रंग रहने देते हैं, ज़्यादातर रंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रंग करना भी चाहें तो पत्तों को आप रंग कर सकते हैं, जो छिलके हैं उन्हें रंग कर सकते हैं। इसके बाद इनको बराबर आकार में काट लिया जाता है तथा फिर इसको धागे से बांध के अलग अलग इसकी पत्तियां काट ली जाती हैं और बीच में हम जो ये फूल लगाते हैं, ये टिथोनिया नामक एक फूल है, उसका बीज का पोर्शन हम इसमें लगा लेते हैं और इस तरह की इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हम इसकी ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में तिल है, जिसे सीसेमम बोलते हैं, जो हमारी एक मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी भी डंडियां तिल निकालने के बाद जब अवशेष बच जाते हैं उसका हम ड्राई फ्लावर स्टिक्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर या जंगली खजूर की पत्तियों से हम बहुत अच्छी तरह से ड्राई फ्लावर स्टिक्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के जो खोखे हैं उससे भी कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जितनी भी हमारी ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, हमें इसको फेंकने के बजाय इनसे बहुत अच्छी तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों की अगर हम बात करें तो लीक या प्याज का जो फूल होता है उससे भी बहुत अच्छी तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त घिया है, तोरी है, काली तोरी है, इससे भी हम कई तरह की ड्राई फ्लावर स्टिक्स और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बना सकते हैं। काली तोरी तो आमतौर पे सभी किसान भाई बहन अपने घरों में लगाते हैं। आपने किचन गार्डन में जो भी काली तोरी लगाई है, जब आप इसके लिए बीज पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं तो इसके अंदर से ये स्पॉन्ज टाइप की चीज़ निकलती है। इस स्पॉन्ज का आप कई तरह के घोंसला बनाने के लिए, पक्षी का घोंसला बनाने के लिए और ड्राई फ्लावर स्टिक में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। काली तोरी का जो बीज का जितना भी आपका स्पंज का भाग होता है, इसे अलग अलग सेक्शंस में आप छोटा छोटा काट लेते हैं। इसके पश्चात इसको रंग कर लिया जाता है, रंग करके सुखा लिया जाता है और उसके पश्चात इसमें कोई भी आप बांस की या दूसरी झाड़ू वाली डंडी लगा के इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। इन उत्पादों को बनाने में रंगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारे किसान भाई उत्पादों को बनाते समय किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करें, चलिए जानते हैं। दारू वगैरह हो गया, मेहंदी है, इनका रंग हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते और इनकी जल्दी फेड भी हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो अच्छे रंग चलते हैं कपड़ों में करने वाले, जो चुन्नी वाले रंग होते हैं, दुपट्टा डाई करने वाले, ये काफ़ी अच्छे चढ़ते हैं। और इंडिकेटर डाइज जैसे ईओसिन येलो हो गई, रोडामीन हो गई, ब्रिलियंट ग्रीन है, ये काफ़ी अच्छा रंग देते हैं और कई सालों तक इससे हमने पाया है कि ये इससे बनाए गए प्रोडक्ट है वो 2 से 3 सालों तक हमारे सुरक्षित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के पेंट होते हैं, जैसे मेटालिक पेंट है, जो वार्निश है, इस तरह के रंगों को भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनको लगाना और अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी लेबर लगती है। बाजार में आजकल मेटालिक रंग भी मिल रहे हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील होते हैं ये, और इन्हें ब्रश से अप्लाई करना काफ़ी आसान रहता है। किसान भाइयों और बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि आपकी जितनी भी खाद्यान्न और अन्य हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, इसके जितने भी अवशेष हैं जिन्हें आप प्राय फेंक देते हैं, जला देते हैं या जानवरों को
खिला देते हैं उन्हें आप सहेज कर रखें और हम उनसे कई तरह की मूल्यवर्धित वस्तुएं बना सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। मशरूम का उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।